हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आपके अपना पसंदीदा चैनल जिगरी क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आ गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इंग्लिश अगर क्वेश्चन आंसर लिखना होता है तो जो ये टेंस होता है हमारा बहुत काम आता है। ठीक है, तो पहला जो टेंस का जो पहला भाग होता है, प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आज हम इसको लेकर आ गए हैं। प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग होता है इंडेफिनिट, वो हम लेकर आ गए हैं। ठीक है, ये पहला भाग है इसका, तो इससे हमें अच्छे से पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल अर्थात इसमें जो कार्य होता है वो वर्तमान में ही होता है। इसमें ये नहीं पता चल पाता है कि कार्य पूर्ण है कि अपूर्ण है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये नहीं पता चल पाता है कि कार्य पूर्ण है कि अपूर्ण है। आइए इसका हम पहचान देखते हैं, आखिर इसका पहचान होता क्या है। तो यहाँ पर पहचान हमने लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, राम घर जाता है, राम घर पर जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ता है यहाँ पर हमें मिल चुका है, ता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमने अभी लिखवाया पुनः, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस वाक्य में राम घर पर जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ता है, हमें ता है मिल चुका है। इससे यह पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। यदि आप इसका परिभाषा अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक क्यों, कहाँ, कैसे तथा नकारात्मक शब्द नहीं, ना आए, उसे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके अनुवाद करने के जो नियम होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो इसका फर्स्ट नियम यह है कि जब कर्ता एक वचन का हो, जब कर्ता जो होगा वो एक वचन का होगा तो ये फार्मूला होगा। इस फार्मूला के अनुसार हम बनाएंगे, जिससे सब्जेक्ट पहले रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसमें यस या यस लग जाएगा जब कर्ता एक वचन का होगा तब। और फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड्स रहेंगे। अदर वर्ड्स यानी कि जैसे आज या कल जो होंगे वो सबसे बाद में रहेंगे। ऑब्जेक्ट तो पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड्स रहेंगे। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे वह खेत में रहता है, अब यहाँ पर ता है आ गया, ता है, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना प्रश्नवाचक शब्द कहीं दिख रहा है ना नकारात्मक शब्द दिख रहा है। वह खेत में रहता है, इसमें ना प्रश्नवाचक दिखा शब्द ना नकारात्मक शब्द दिखा, अतः हम इसे कह सकते हैं कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि कर्ता आखिर एक वचन का है कि बहुवचन का है। तो वह खेत में रहता है, अब यहाँ पर हम कर्ता देखेंगे तो कर्ता हमारा वह है एक वचन, तो हम इस फार्मूले के अनुसार इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो वह खेत में रहता है, कर्ता एक वचन है, तो पहला क्या है फार्मूला में, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, इससे हम यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं। तो वह का इंग्लिश होता है ही, वह का इंग्लिश होता है ही, वह का इंग्लिश होता है ही। अभी हमारा क्या है, ही हमारा एक वचन है। तो इसके पश्चात हम फार्मूला में देखेंगे क्या है, तो वर्ब है, वर्ब की पहली अवस्था है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब रहना का क्या होता है, लीव होता है, लीव माने रहना, तो ही फिर हो जाएगा LIVE, लीव हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले सब्जेक्ट ही हो गया, फिर फार्मूला में क्या है, वर्ब है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिख चुके हैं, लेकिन जब कर्ता एक वचन का होगा तो हम यस या ईएस बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर वह एक वचन है, इसलिए हम इसमें यस या ईएस बढ़ा देंगे, तो ई पहले से ही है इसलिए हम एस केवल बढ़ाएंगे। तो ही लीव्स, फिर क्या है, खेत में, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा।
अब अगला कंडीशन इसमें एक और है, जब कर्ता बहुवचन का हो तब। जब कर्ता बहुवचन का होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, तब हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म केवल लगाएंगे, रूप लगाएंगे, तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं बढ़ाएंगे। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब कर्ता एक वचन का था तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस बढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पर यदि कर्ता यहाँ पर बहुवचन का हो जाएगा तो हम क्रिया का केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यस या ईएस क्रिया में नहीं बढ़ाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखते हैं, हम सब नदी में कूदते हैं। हम सब नदी में कूदते हैं, यहाँ पर हम सब क्या है, बहुवचन है, तो इसका इंग्लिश जो होता है वो होता है बी हो गया। अब कूदते हैं, इसके बाद फार्मूला में क्या है, सब्जेक्ट फिर वर्ब है, तो वर्ब हमारा है कूदना। अब आखिर वर्ब किसे कहते हैं, तो जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें वर्ब को पहचानना है तो यहाँ पर कूदना, जब हम कूदते हैं तो कूदने का एक कार्य होता है ना, और जब कूदने का कार्य हो रहा है तो उसे क्या कह सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा वर्ब, तो वर्ब है कूदना, तो कूदना है तो इसका होता है जंप, इंग्लिश में जंप हो जाएगा। अब इसका हम केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि कर्ता क्या है, बहुवचन है, और जब कर्ता बहुवचन का होगा तो हम क्रिया का केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब इसके बाद क्या है, नदी में, कहाँ पर कूदता है, नदी में। अब यहाँ पर इन नहीं लगेगा क्योंकि नदी में वो कूद रहा है, तो बाहर क्या है, सूखा है। जहाँ पर परिवर्तन होगा वहाँ पर इंटू लगेगा, वो बाहर सूखा है, लेकिन जब नदी में कूद जाएगा तो गीला हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इन ना लगकर क्या लगेगा, इंटू लगेगा, इंटू द रिवर, इंटू द रिवर। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर परिवर्तन होगा वहाँ पर हमेशा इंटू का प्रयोग होगा। तो आइए हम इसके बाद देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आपका होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि नकारात्मक वाक्य अगर कहते किसे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि यदि वाक्य में नकारात्मक शब्द जैसे नहीं शब्द का अगर प्रयोग हो जाए वाक्य में, तो उसे हम तुरंत निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस यदि वाक्य रहेगा तो उसको हम किस फार्मूला से मतलब ट्रांसलेट करेंगे, तो आपका फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर रहेगा डू/डज, फिर उसके बाद रहेगा नॉट। पहले सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर वर्ब। अब इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि यह वाक्य निगेटिव है, अफर्मेटिव तो है नहीं, इसलिए इसका सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फिर रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। तो आइए जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन एक नियम यहाँ पर, दो नियम यहाँ पर जान कर रखना। एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, किसान बाजार में नहीं जाता है, किसान बाजार में नहीं जाता है। अब यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे यह हमें पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आइए हम फार्मूला में देखते हैं। पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो जो पहला वर्ड मिलेगा वाक्य में वही हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है फार्मर, तो यहाँ पर हो जाएगा द फार्मर। अब जो आपका फार्मर है वो भैया है एक वचन, तो क्या लगेगा, एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो फार्मर। अब इसके बाद हमारा है डू/डज, इन दोनों में से केवल एक लगाएंगे, तो एक वचन है तो डज का प्रयोग कर देंगे, तो डज। अब यहाँ पर हम देखते हैं फार्मूला में नॉट है, फिर तो नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे, नॉट, नॉट। अब इसके बाद हमारा है भैया वर्ब, तो वर्ब है गो, जाना, तो यहाँ पर हो जाएगा गो, क्या हो जाएगा, गो। अब आप लोग ये नहीं जान पाते हैं कि आखिर ये फर्स्ट फॉर्म होता क्या है, तो जो भी वर्ड अपने पहले अवस्था में लिखा होता है वही उसका फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और याद कर रखना कि गो है, गो प्लस में यदि कोई स्थान आ जाता है, गो के बाद अगर कोई स्थान आता है तो उसके मध्य में हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर गो आ गया है और इसके बाद क्या है, बाजार में, तो बाजार में एक ये स्थान है, इसलिए यहाँ पर इन नहीं लगेगा, यहाँ पर टू लगेगा, गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट, क्योंकि गो आया, गो शब्द आया। अब इसके तुरंत बाद क्या है, बाजार में, तो एक स्थान है ना, तो जब स्थान रहेगा तो हम टू का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन याद रखें जब गो रहेगा तभी केवल, ठीक है। अब अगला हमारा है अमन और रमन आगरा में नहीं रहते हैं,
अमन और रमन आगरा में नहीं रहते हैं। तो पहला आपका है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे अमन एंड रमन, अमन एंड रमन। अभी क्या हुआ, एक है तो एक वचन, दो हो गए तो बहुवचन, तो यहाँ पर दो लोग हो गए, तो इसका मतलब यह क्या होगा, बहुवचन हो गया। और बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो हमारा ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है डू ऑब्लिक डज, तो बहुवचन है इसलिए किसका प्रयोग होगा, डू। किसका प्रयोग होगा बहुवचन कर्ता के साथ, डू का, तो यहाँ पर लग जाएगा डू। अब इसके बाद है हमारा नॉट, तो यहाँ पर नॉट शब्द है इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा, डू नॉट। सब्जेक्ट अमन एंड रमन, इसके बाद डू ऑब्लिक डज में केवल एक लगेगा, बहुवचन करता होगा तो डू लगेगा, एक वचन करता होगा तो डज, तो यहाँ पर बहुवचन करता है इसलिए डू का प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे। और इसके बाद है नॉट, अब नॉट के बाद है वर्ब, तो वर्ब हमारा है रहना, रहना, रहना भी एक कार्य ही तो हो रहा है, तो यहाँ पर वर्ब हमारा ये बन जाएगा रहना। तो रहने का इंग्लिश होता है लीव, लीव, इसका फर्स्ट फॉर्म यही होगा। अब इसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है आगरा, तो इन आगरा, इन आगरा, ठीक है। अब आइए हम इसके पश्चात देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य। अब आखिर प्रश्नवाचक वाक्य कहते कैसे हैं, तो जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों आदि शब्द का प्रयोग होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट फार्मूला इसका क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, इसमें दो कंडीशन होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले हो, दोनों का जो रूल्स होता है वो अलग अलग होता है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो हम इस फार्मूला का यूज कर देंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मोहन भारत में कहाँ रहता है, ये हमारा कौन सा वर्ड है, वो कौन सा वाक्य है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर आ चुका है। प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, प्रश्नवाचक शब्द आया तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मोहन भारत में कहाँ रहता है, तो अब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो ये फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में है, तो पहले क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड अर्थात हुयर, हुयर माने कहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा हुयर। अब इसके बाद डू ऑब्लिक डज में से केवल एक लगेगा, तो हम जानते हैं एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो मोहन एक वचन है इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग होगा, डज हो गया। अब इसके बाद हमारा है भैया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मोहन है, तो मोहन यहाँ पर हम लिख देंगे मोहन। अब इसके बाद हमारा क्या है, वर्ब, तो वर्ब है हमारा रहना, तो रहना का होता है लीव, लीव। अब इसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, इसमें अदर वर्ड कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऑब्जेक्ट है भारत में, तो हो जाएगा इन इंडिया, इन इंडिया। और फिर क्वेश्चन वर्ड, यह था, आप क्वेश्चन वर्ड अंतिम में नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर जरूर कट जाएंगे, इसीलिए इसको हमेशा याद रखें। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ता, वर्ब को कहते हैं क्रिया, ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म, क्वेश्चन वर्ड को कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, याद रखना। अब जैसे अगला कंडीशन हमारा क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले हो, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या सोहन बाजार में घूमता है, ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, यहाँ पर पहले ही दिख रहा है प्रश्नवाचक शब्द है, और जो ये प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य के क्या है, पहले है, वाक्य के पहले है, तो इस यहाँ पर हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, इसे डू ऑब्लिक डज। तो सोहन क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पर लगेगा डज पहले, सर्वप्रथम डज। अब क्या है, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोहन, तो हो जाएगा सोहन, सोहन। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा है भैया वर्ब, तो घूमना का इंग्लिश होता है वॉक, वॉक, वॉक माने घूमना, वॉक माने घूमना। फिर इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट, तो बाजार में जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द मार्केट, इन द मार्केट। और अंतिम में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हमारा हो जाएगा। तो इसी के अनुसार
आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिनिश होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।